हम डिजेंगो पे अपना ब्लॉग क्रिएट कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने कुछ पोस्ट क्रिएट करके देखी थी। आज हम इस तरह से काम करने वाले हैं कि कुछ स्टैटिक फाइल्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे। स्टैटिक फाइल्स हमें क्यों क्रिएट करनी होती हैं? एक्चुअली हम जो अपना CSS की फाइल्स होती हैं, जो स्टाइल शीट्स होती हैं हमारी, हम उनको चाह रहे थे कि स्टैटिक फोल्डर के अंदर रखें, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डिजेंगो में हमेशा से स्टाइलिंग के लिए स्टैटिक फोल्डर के अंदर ही फाइल्स को रखा जाता है और डिजेंगो इसको सबसे पहले सर्च भी करता है कि उसको स्टैटिक का अगर कोई फोल्डर मिलता है तो वो वाले स्टाइल जो है अप्लाई कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि स्टैटिक का फोल्डर कहाँ पे क्रिएट करना चाहिए, तो उसके लिए एक बहुत आसान सी टिप मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे आपकी manage.py मौजूद होगी, जैसे हमारे पास यहाँ पे माई प्रोजेक्ट जो मौजूद है तो इसके अंदर manage.py मौजूद है, तो आप ऐसा कीजिए उसी फोल्डर के अंदर जो है स्टैटिक का फोल्डर भी क्रिएट कर ले। राइट क्लिक किया यहाँ पे और न्यू फोल्डर पे जो है हम यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद जो है यहाँ पे स्टैटिक का एक फोल्डर क्रिएट कर ले। स्टैटिक के फोल्डर के अंदर जो है अब आपने एक और फोल्डर क्रिएट करना है और उसको नाम देना है जनाब, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने ये वाले नाम ऑप्शनल नहीं है, तो आप प्लीज़ इनको यही नाम दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने CSS का नाम दे दिया और इस CSS के फोल्डर के अंदर, कीप इट इन योर माइंड, स्टैटिक के अंदर CSS का फोल्डर है और CSS के फोल्डर के अंदर आपने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है और उसको नाम दे देना है base.css का। यहाँ पे जो है अब हम अपनी स्टाइलिंग करेंगे और चेक करेंगे फिर उसको कि वो स्टाइलिंग अप्लाई होती है या नहीं। तो यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि हमने हेडर तो बनाया हुआ था, उसमें हमारे पास एक H1 मौजूद था जो कि एंकर टैग के अंदर था, तो हम उसी को स्टाइल करके देख लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, उसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर डेफिनेटली ब्लू था, तो हम उसको कोई सा भी और कलर देख लेते हैं, जैसे सपोज रेड कर लेते हैं और चेक करेंगे कि अगर हमारे पास रेड कलर में अब जो है H1 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आ रहा है तो इट मीन्स कि हमारी स्टैटिक फाइल काम कर रही है, अदरवाइज हमें देखना पड़ेगा कि क्या रीज़न है कि क्यों वो काम नहीं कर रही, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कलर डॉट रेड दे दिया, लेकिन हम जो कुछ भी क्रिएट करते हैं हमें setting.py में जो है डेफिनेटली जाके उसको रजिस्टर कराना होता है, तो इसको भी स्टैटिक के फोल्डर को भी हमें रजिस्टर कराना होगा, इसका पाथ हमें ज्वाइन कराना पड़ेगा, तब जो है डिजेंगो इसको डिपिक्ट कर सकेगा और वो चीज़ें अप्लाई कर सकेगा। तो हम अपने setting.py के अंदर आ गए। यहाँ पे जो है स्टैटिक URL को स्टैटिक ये ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, करना आप हमने ये है कि स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर डायरेक्टरीज DIRS एग्जैक्टली इसको ऐसे ही आपने लिखने हैं और उसके अंदर जो है str के फोल्डर के अंदर आपने base.dir.join path उसके अंदर सिंपल स्टैटिक यहाँ पे मेंशन हम कर देंगे, तो ये हमारी जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो क्या अब हम रेडी हैं कि हम देख सकते हैं इसको? नहीं भाई, अब रेडी नहीं है अभी तक, क्योंकि हमें इस स्टैटिक को अपने जो HTML जो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं लास्ट टाइम, हमें उसके अंदर इसको लोड कराना होगा, तब वहाँ पे जाके अप्लाई होगा। यानी पहला काम हमने क्या किया कि हमने स्टैटिक का फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर एक CSS का फोल्डर क्रिएट किया और उसके अंदर हमने base.css में कुछ स्टाइल अप्लाई किए। फिर हमने setting.py में जाके उसकी रजिस्ट्रेशन कराई और रजिस्ट्रेशन कराने का क्या मतलब हुआ कि वहाँ पे जाके हमने ज्वाइन पाथ करा के उसको सिंपल यहाँ पे हमने कहा कि स्टैटिक फाइल्स की डायरेक्टरीज हैं जो कि base.dir.join path किस अंदर जो है आप जी मेंशन कर दिए किसको जी, ये इस कोड के अंदर लिख दिया हमने कि स्टैटिक को हमारा फोल्डर ज्वाइन पाथ कर लीजिए, ठीक है। ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, जो हमने HTML ऑलरेडी क्रिएट की हुई थी जो कि हमारी थी base.html, अब यहाँ पे HTML के टैग से पहले बिल्कुल टॉप पे आपने इस तरह से करना है कि ये दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में ये परसेंटेज के साइंस ये डाल देने हैं और यहाँ पे आपने सिंपल ये लिखना है कि जी आप क्या कराने वाले हैं, हम लोड कराने वाले हैं अपने स्टैटिक को, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आपने ये मेंशन कर देना है, कीप इट इन योर माइंड, कि आपने अपने HTML के टैग से पहले इसको स्टैटिक को लोड कराना है। अगर आप HTML के अंदर इसको लोड कराएंगे तो वो लोड नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड काम हमने कौन सा करना है जी, सेकंड काम हमने ये करना है कि अपने जो है इधर एक लिंक क्रिएट कर लें, ठीक है। लिंक के अंदर रिलेशन स्टाइल शीट है और जो है स्टाइल शीट के बाद हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि href जो है ये क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टाइल शीट क्रिएट हो गई, ये एक एक्स्ट्रा पुट है,
यहाँ पे हम href इज इक्वल टू और डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे अब हम मेंशन करते हैं कि हम यहाँ पे क्या कराने वाले हैं, अपनी स्टैटिक फाइल को क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लिखने जी हम स्टैटिक को यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके बाद हमने लिखना है कि जी ये कहाँ पे मौजूद है। तो जनाब ये हमारे CSS में मौजूद है। क्या डायरेक्ट CSS में मौजूद है? नहीं जनाब, base.css पे है। तो हम इधर लिख देंगे जी कि base.css। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया है कि स्टाइल, यहाँ पे रिलेशन लिंक एक टैग क्रिएट किया है जहाँ पे हमने base.css का अपना लिंक देना है। उसके लिए हमने कहा कि जी ये स्टाइल शीट है हमारी और href इसका स्टैटिक है और जो है ये CSS के फोल्डर के अंदर मौजूद है और उसके अंदर एक मौजूद है जी base.css, उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कि परसेंटेज की साइन, जिस तरह से हम पहले पता है कि हम अपने टेम्पलेट जितने भी ये डाल रहे हैं वहाँ पे हम परसेंटेज को यहाँ पे साइन मेंशन करते हैं। तो एज़ यूजुअल हम यहाँ पे भी स्टैटिक से पहले भी यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है, परसेंटेज। और एक काम और क्या करते होते हैं जी, बिल्कुल सही, हम यहाँ पे ब्रेसेस डालते होते हैं। तो यहाँ पे भी हम डेफिनेटली ब्रेसेस डालेंगे, उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लोज हो रही होंगी। क्या चीज़ें इंक्लोज हो रही होंगी? परसेंटेज का साइन होगा, उसके बाद हमारा स्टैटिक लिखा हुआ होगा और उसके बाद जो सिंगल कोट के अंदर CSS और बैकस्लैश के साथ base.css हम अपनी मेंशन कर ली। अब हमारी तरफ से ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है और अब हम चेक कर सकते हैं कि अगर हमारा हेडर H1 को जो है हमने कलर दिया है, जो कि हम आई थिंक रेड दिया है, तो हम चेक कर सकते हैं कि अगर ये रेड कलर अप्लाई हो चुका है तो इट मीन्स के हमारी स्टैटिक फाइल काम कर रही है। और अगर नहीं कर रही होगी तो हम उसको चेक करेंगे। python manage.py से हमने कहा कि जी रन सर्वर कराएं और हम उसका वेट करते हैं और जब ये आ जाए तो हम फॉलो लिंक करके जाते हैं अपने, देखते हैं कि हेडर का जो है कलर कौन सा चल रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट पहले हमारे पास क्या था जी, चूँकि हमने href में डायरेक्ट लिखा हुआ था तो डेफिनेटली वो ब्लू कलर में था। और दिस डिजेंगो ब्लॉक हमारे पास जो है, ये हेडर जो है H1 हमारा हो चुका है रेड कलर में। इट मीन्स कि हमारी स्टैटिक फाइल सक्सेसफुली जो है काम कर रही है। अगर इस तरह से ना हो तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। और ज़्यादातर प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जैसे हमारे पास देखिए ना, दो प्रोजेक्ट, माई प्रोजेक्ट के नाम से दो फोल्डर थे, एक माई प्रोजेक्ट था, उसके अंदर दूसरा माई प्रोजेक्ट था। तो मोस्टली ये होता है कि अगर आप यहाँ पे गलत जगह पे अपनी स्टैटिक फाइल की जो है मेंशन करेंगे, वो बाहर से वाले फोल्डर में नहीं होगी तो वो डिजेंगो उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा, तो तब वो अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज जो है वो अप्लाई हो जाएगी जब, तो डेफिनेटली वो जो भी आप कलर लगाएंगे, सपोज हमने पहले रेड लगाया हुआ था, अगर आप चाहें तो कोई और कलर भी अप्लाई करके देख लें और फिर देखें कि वो अप्लाई होता है या नहीं होता। सपोज हम ग्रीन करके भी देख लेते हैं फॉर योर सेटिस्फेक्शन कि हमारे पास ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि चल रहा है और ये ग्रीन हो चुका है। इट मीन्स कि हमारी स्टैटिक फाइल सक्सेसफुली काम कर रही है। अच्छा जी, अब भी तो हमने base.css में सिर्फ एक ये H1 यानी एंकर टैग का कलर चेंज करके देखे हैं, H1 के एंकर टैग का, सब सारे एंकर टैग का नहीं। ठीक है, तो अब अगर हम कुछ और स्टाइलिंग भी इसमें करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि मिल के थोड़ी सी स्टाइलिंग भी इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ इनको साइड बाय साइड रख लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो और उसके बाद इसके ऊपर कुछ स्टाइल क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि वो स्टाइल हमारे पास यहाँ पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इससे पहले हमने ग्रीन कलर दिया था और जो बाद में हमने हटा दिए। अब हम ऐसा करते हैं कुछ बॉडी के अंदर चेंजेस करके देखते हैं। बॉडी के अंदर कोई अगर कलर डालते हैं तो देखते हैं कि बॉडी में वो कलर अप्लाई होता है या नहीं। तो बेस्ट ये होता है कि आप गूगल APIs वगैरह को यूज़ कर लें। उसको इंक्लूड कराने का तरीका क्या होगा कि हाँ, हम जाएंगे अपनी उस फाइल के अंदर जहाँ पे हमने लिंक डाला है, यानी base.html में हमने लिंक डाला था यहाँ पे स्टैटिक का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम गूगल API से कुछ और जो है स्टाइल लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए लिंक टैग ही क्रिएट करेंगे और जो है उसका रिलेशन तो स्टाइल शीट ही होगा, लेकिन उसके बाद जो है हम उसको मेंशन करेंगे जो भी हम फ़ॉन्ट जो है यहाँ पे डालना चाह रहे हैं। हम सबसे पहले तो हम ऐसा करेंगे कि HTTPS जो है यहाँ पे डालेंगे
और उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको पहले से ही आप कोशिश करें कि डबल कोट के अंदर डाल दें ताकि लास्ट में फिर आपकी प्रॉब्लम ना हो, वरना मोस्टली भूल जाता है और बाद में फिर जो है हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये हमारे साथ प्रॉब्लम हुई तो हुई क्यों। ठीक है, यहाँ पे जो है डबल डाल दें HTTPS के बाद, और उसके बाद fonts.google डाल दें, fonts.google.api, font.google, और उसके बाद क्या होगा, APIs का नाम हम दे देंगे। APIs मेंशन कर दिया कि जी हम गूगल की API से उठाना चाह रहे हैं और apis.com है, और उसके बाद हमें मेंशन करना होगा कि हम क्या चाह रहे हैं। तो हम जी चाह रहे हैं CSS, ठीक है, तो यहाँ पे हम CSS मेंशन करेंगे और उसके बाद डालेंगे जनाब हम अपना ये क्वेश्चन मार्क डालने के बाद जो है नेक्स्ट हम फिर आगे फॉरवर्ड अपना जो भी यहाँ पे फ़ॉन्ट जो है वो चाह रहे हैं वो डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने CSS के बाद क्वेश्चन मार्क डाला और उसके बाद जो है हम क्या मेंशन करते हैं, हम अपनी जो भी फैमिली चाह रहे हैं वो हम मेंशन कर देते हैं। इन आवर केस हम ऐसा करते हैं कि फ़िलहाल सोर्स में सैंस प्रो डाल देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, एक तो ये कि आपको कैप्स के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि सोर्स को, और उसके बाद जितने भी नाम होते हैं ना उसके बीच में यहाँ पे हमने प्लस डालना होता है। ठीक है, तो हमने लिखा सोर्स और उसके बाद हमने लिखा जी कैप्स के साथ ही सेंस, और उसके बाद फिर जो है प्लस का निशान डाल के और उसके बाद कैपिटल P के साथ हम डाल देंगे प्रो। और हम इसका वेट कितना चाहते हैं, तो हम 400 चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे 400 मेंशन कर देंगे। ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने रिलेशन डाल दिया कि ये स्टाइल शीट है। इस रिलेशन ये जो है अब्रेल जो है स्टाइल शीट, इसको स्टार्ट में डालें या एंड पे डालें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी ये सारी चीज़ें जो है इसी तरह से होंगी। देखिए फॉलो लिंक आ रहा है HTTPS fonts.googleapis.com/css फैमिली हमने डाली है सोर्स प्लस सैंस प्रो, और हमने 400 उसको वेट यूज़ किया। आप यहाँ पे डिफरेंट वेट्स भी डाल सकते हैं, जो फर्स्ट वन जो होगा अप्लाई होगा, और अगर वो अवेलेबल नहीं होता तो दूसरा और फिर तीसरा जो है वो उसको अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो ये दो काम हमारे हो गए। हमने गूगल API के यहाँ पे लिंक डाल दिया, और जो हम अपनी base.css थी वो हम ऑलरेडी उसका लिंक यहाँ पे डाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम अपनी base.css पे जाते हैं और वहाँ पे जाके जो है इसको अप्लाई करते हैं अपने डिफरेंट जो भी चीज़ें हम यहाँ पे स्टाइल करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो जब हम स्टाइल करना चाहेंगे डेफिनेटली अपनी बॉडी को, तो हम बॉडी का नाम मेंशन करेंगे, और उसके बाद जैसे स्टाइल शीट में होता है कि हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है मेंशन करते हैं, तो यहाँ पे भी हम डाल दिया। और हमने कहा जी हमें फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी चाहिए, जी हमने फ़ॉन्ट फैमिली का नाम मेंशन किया, और उसके बाद हम अपनी फ़ॉन्ट फैमिली जो यहाँ पे पहले मेंशन कर चुके हैं गूगल API के थ्रू हमने जो ली थी, हम उसको, आप चाहें तो यहाँ से भी कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन हमने अगर API उठा ली है तो हम उसी को अप्लाई करके देते हैं। तो हम लिखेंगे जी सैंस सोर्स लिख के, और उसके बाद सैंस लिखेंगे, और हम कौन से वाला चाह रहे हैं, जी हम चाह रहे हैं प्रो, और उसके बाद सैरिफ होना चाहिए, वो भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने कहा कि जी हमें चाहिए सैरिफ। ठीक है, अगर आपको सैरिफ और सैरिफ का डिफरेंस नहीं पता तो उसके पर एक वीडियो में डाल चुकी हूँ, आप उसको चेक कर सकते हैं, लिंक में प्रोवाइड कर दूँगी, कि एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से फ़ॉन्ट उठा रहे हैं और कहाँ पे कौन एप्रोप्रिएट फ़ॉन्ट्स होते कौन से हैं, कि स्टाइलिंग के लिए कौन से देने चाहिए, सैरिफ देना चाहिए, सैन सैरिफ देना चाहिए, और रीडेबिलिटी को जो है बेहतर बनाने के लिए हमें कौन से फ़ॉन्ट को यूज़ करना चाहिए, ये पता होना ज़रूरी होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम अपना फ़ॉन्ट का साइज़ भी मेंशन कर सकते हैं। तो हम अपना फ़ॉन्ट का साइज़ कुछ मेंशन कर लेते हैं। सपोज हम यहाँ पे कर लेते हैं कि हमें 18 पिक्सल चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जी फ़ॉन्ट साइज़ हमें चाहिए 18 पिक्सल। ठीक है, और हम साथ साथ ऐसा करते हैं कि इसको देखते हैं कि क्या ये अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले तो ये ग्रीन कलर गायब हो जाएगा, और ये देखिए ये हमारे पास जो है फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ चुका है, चूँकि हम बॉडी में इसको 18 पिक्सल दे चुके हैं, और मैं इसकी सेटिंग में भी ऑलरेडी इसका फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा चुकी हूँ। वो किसी वक्त मैं फिर आपको बता दूँगी कि हम VS कोड में ही अपनी सेटिंग में डिफरेंट फ़ॉन्ट साइज़ किस तरह से एडजस्ट करते हैं।
नेक्स्ट आप ऐसा करते हैं कि हमें ये लग रहा है कि हेडर जो है, एक तो ये टेक्स्ट डेकोरेशन हमें यहाँ से गायब करनी होगी ताकि इसके नीचे ये लाइन जो है इतनी अच्छी नहीं लग रही है, और दूसरा हम ये चाहेंगे कि जो हम H1 देंगे उसके नीचे यहाँ पे हमारे पास ग्रे कलर की एक लाइन नज़र आए तो सेपरेट हो जाएगा थोड़ा सा इन अपनी पोस्ट के साथ, और वो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके लिए हम बॉर्डर बॉटम कोई भी कलर का जो हम यहाँ पे बॉर्डर बॉटम देना चाहें वो दे सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, ग्रे कलर का जो है ना बॉर्डर लगा लेते हैं इस H1 से नीचे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें डेफिनेटली अपने हेडर को जो है वो टारगेट करना होगा। हेडर लिखेंगे और ब्रेसेस डालेंगे, और उसके बाद हम डालेंगे जी बॉर्डर बॉटम चाहिए हमें। और कौन सा चाहिए, बॉर्डर बॉटम पे हमें चाहिए 1 पिक्सल, और 1 पिक्सल में क्या चाहिए, कैसा चाहिए, सॉलिड चाहिए, डैश चाहिए, क्या चाहिए। तो हमने कहा कि जी हमें सॉलिड चाहिए, और कौन सा चाहिए जी, हम चाह रहे हैं जी हमें ग्रे कलर का चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 999 मेंशन कर दिया। आप चाहें तो ग्रे का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ये कर लिया। और इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि चाहेंगे कि कुछ थोड़ा सा बॉटम से ना मार्जिन भी आ जाए, तो उसके लिए हम मार्जिन बॉटम कर देते हैं। मार्जिन बॉटम हम मेंशन कर देंगे हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 2 REM। ठीक है, और हम डिस्प्ले अपना ऐसा करते हैं कि फ्लैक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि डिस्प्ले हमें चाहिए फ्लैक्स। ठीक हो गया, और उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास अप्लाई हुआ है या नहीं। तो ये देख लें आपके सामने, ये ग्रे कलर का जो है बॉर्डर आ चुका है जो 1 पिक्सल है। आप चाहें बड़ा करना चाहें तो यहाँ से आप साइज़ चेंज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम 2 पिक्सल अगर करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली हम 1 पिक्सल सही रहता है। यहाँ पे चूँकि मैंने फॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा किया और जूम किया हुआ, तो इस वजह से मैं इसको 2 पिक्सल रख रही हूँ, वरना 1 पिक्सल ही रख लें वो मोस्ट प्रॉब्ली ठीक रहता है। इट्स अप टू यू। और अब नेक्स्ट हम और स्टाइल करना चाहें तो हम जैसे एंकर का कलर हमने पहले रेड दिया था ये H1 का, अब वो कर सकते हैं। और दूसरा काम हम ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन, ये जो नीचे लाइन नज़र आ रही होती है ना, हमारे जितने भी HRF होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर जो है ये लाइन नीचे नज़र आ रही होती है। तो अगर हम इसको नहीं चाहते तो हम वहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन रन कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि अपने हेडर के H1 के एंकर टैग को टारगेट करेंगे, और टारगेट करते हुए हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हमें जी टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए। हम टेक्स्ट डेकोरेशन को कर देते हैं नन। और जब अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे अपने पेज को, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ से गायब हो चुका है। अब हमें टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, इट लुक सो नाइस। ठीक है, तो जो है यहाँ पे डिजाइन को ब्लॉक जो हमारा H1 था, अब उसके अंदर से जो है टेक्स्ट डेकोरेशन नान करने की वजह से जो नीचे अंडरलाइन आ रही थी वो जा चुकी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कलर भी कोई दे सकते हैं, कलर जो जैसे हमने पहले वहाँ पे रेड मेंशन किया था, आप इसी के अंदर जो है हम कलर जो मेंशन करेंगे तो वो उसका कलर चेंज हो जाएगा, आप जो भी देना चाहें। आई थिंक सो कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि जो है किस तरह से स्टाइलिंग होती है। यहाँ पे मैं इसको गिटहब पे पुश कर दूँगी पूरी जो है, इसके ऊपर और भी स्टाइल अप्लाई करके आप देख लीजिएगा। और अगर आपको CSS में प्रॉब्लम होती है, स्टाइल शीट आपने कभी पहले अप्लाई नहीं की, इस तरह का काम नहीं किया हुआ, तो आप CSS की जो है फ़ोल्डर में जाके आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे CSS को सीख सकते हैं। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होने, आप डिजेंगो से रिलेटेड कुछ चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, तो मैं जो भी अपने डिजेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगी उसमें फिर मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को CSS भी साथ के साथ सिखाती चली जाऊँ, जितनी भी CSS हम अप्लाई करे होंगे। जिस तरह से आज ये थोड़ी सी अप्लाई की है, तो आई थिंक सो कि आपके लिए ये बेनिफिशियल होगी। और अब यहीं पे स्टॉप करते हैं। हमने स्टैटिक फाइल्स क्रिएट की, उसको हमने setting.py में जाके अपना रजिस्टर कराया, फिर हमने बेस्ड और CSS में अपने कुछ यहाँ पे स्टाइल्स क्रिएट करके देखिए। आप यहाँ पे और भी बहुत सी स्टाइलिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इन एंकर टैग्स की ये भी टेक्स्ट डेकोरेशन को रन कर सकते हैं।
इसके अलावा जो है आप चाहें इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं कुछ, और आप अगर चाहें कि जो हॉवर करने के ऊपर इनका कलर चेंज हो, अच्छा लगता है वो भी, आप वो भी कर सकते हैं। आप एंकर टैग को यहाँ पे टारगेट करेंगे और जो है उसका हॉवर करने के ऊपर कोई भी अपना जो भी कलर डालना चाह रहे हैं वो डाल देंगे। या आप अगर चाहते हैं कि यहाँ पे पैडिंग जो चेंज करना, मार्जिन चेंज करना कुछ, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप विजिटेड पे भी जी एंकर टैग के विजिटेड पे, यानी स्टार्टिंग में अगर ये नज़र आ रहा है तो विजिटेड पे जब वंस टाइम विज़िट करे तो ये नज़र आए और सेकेंड टाइम विज़िट करे तो ये नज़र आए, इस तरह की भी स्टाइलिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें इसको ख़त्म करते हैं यहीं पे। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट हम चाहेंगे कि जैसे अभी तो हमारे ये सारे की सारी जो है एक ही पेज के ऊपर नज़र आ रही हैं पोस्ट, तो हम चाहेंगे कि जब हमारी जब यहाँ पे अब देखें क्लिक करें तो किसी नेक्स्ट पेज के ऊपर नहीं जा रहा, हम नेक्स्ट ये बनाएंगे कि कुछ ऐसी क्लासेस क्रिएट करेंगे कि हमारी हर पोस्ट जो है क्लिक करने के ऊपर जब यूज़र्स को डिटेल में पढ़ना चाहे तो उसको सिर्फ ये छोटी सी यहाँ पे पोस्ट लिखी हुई नज़र ना आए, बल्कि डिटेल में उस पोस्ट को पढ़ सके। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इसके स्लग्स बनाने होंगे और ये काम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।